अमर लेखनी आपसे, आप कृपा का द्वार, हो जाए दूर तिमिर हृदय का, हो आशा का संचार। माँ सरस्वती राखिए आप सभी का मान, सृजन सरस सभी करे, पाए निज पहचान। शब्दावली के 9वें संस्करण के इस भव्य महोत्सव में उपस्थित आप सभी विद्वज्जन का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। यह वेलम गर्ल्स स्कूल का परम सौभाग्य है कि आप सभी प्राज्ञगण के साथ हमें सक्रिय सहभागिता का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस हेतु आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि भविष्य में भी हमें इस प्रकार के सुअवसर प्राप्त होते रहेंगे। मैं डॉक्टर संजीव चोपड़ा जी का भी हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने हमें यह सुअवसर प्रदान किया है। आज का यह सत्र हिंदी कथेतर श्रेणी में वैली ऑफ वर्ड्स बुक अवार्ड्स 2025 की विजेता पुस्तक बिदाई दे माँ पर केंद्रित है। यह पुस्तक एक ऐसी भावनात्मक कृति है जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहर्ष बलिदान देने वाले क्रांतिकारियों को जन्म देने वाली गुमनाम देशभक्त माताओं की कहानी को स्वर देता है। इस पुस्तक के लेखक है श्री सुधीर विद्यार्थी जी, जो कि हिंदी भाषा के वरिष्ठ रचनाकार है। आपने दीर्घकालीन शोध, महापुरुषों की जीवनियों और संस्मरणों का विशिष्ट अध्ययन करने के पश्चात शहीद क्रांतिकारियों की माताओं पर इस अनूठी कृति बिदाई दे माँ पुस्तक की रचना की। बिदाई दे माँ पुस्तक खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह जैसे अनेक क्रांतिकारी शहीदों की माताओं के जीवन से पाठकों को परिचित कराती है। यह वे माताएं हैं जिन्होंने वीर क्रांतिकारियों को न केवल जन्म दिया, अपितु उनकी सोच और चरित्र को ऐसे गढ़ा कि वे देश की आज़ादी के लिए खुशी खुशी शहीद हो गए। इन माताओं का नाम इतिहास के किसी भी पन्ने पर दर्ज नहीं है, अतः इनके योगदान को कम ही लोग जानते हैं। इन माताओं को गुमनामी के अंधेरे से निकालकर संसार के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास है ये पुस्तक बिदाई दे माँ। ज़ोरदार तालियों से स्वागत कीजिए वैली ऑफ वर्ड्स बुक अवार्ड्स 2025 की हिंदी कथेतर श्रेणी के विजेता लेखक श्री सुधीर विद्यार्थी जी का। आपसे अनुरोध है कि आप मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं अभिनंदन करती हूँ इस सत्र की चर्चाकार एवं वरिष्ठ कवयित्री श्रीमती ममता किरण जी का, जो वैली ऑफ वर्ड्स में आरंभ से ही प्रत्येक संस्करण में अपनी सक्रिय और रचनात्मक भूमिका निभाती रही है। आपकी देश विदेश के मंचों पर सशक्त उपस्थिति रही है। अब वर्तमान में स्वतंत्र पत्रकारिता व लेखन कर रही है। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षिता शर्मा, और बहुत सुंदर परिचय दिया आपने, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं देख रही हूँ हमारे बीच बहुत बड़ी लेखिका कथाकार डॉक्टर कुसुम अंसल जी हमारे बीच में हैं। आप सब ज़ोरदार तालियों से उनका भी स्वागत कर सकते हैं। और हमारी मित्र पुष्पा कान्याल जी, जो देहरादून में ही रहती हैं, सिर्फ हमारी फेसबुक से मुलाकात है उनसे और आज वो यहाँ पर आई हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और जिस भावभूमि से उठ करके, जिस मनस्थिति से उठ करके अभी हम लोग आ रहे हैं गुरु तेग बहादुर जी के, तो एक हम सबको प्रेरणा दी है आगे बढ़ने की, उसी मनस्थिति पे अभी हम फिर इस पुस्तक पर अब जो चर्चा करने जा रहे हैं। ये सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ इस किताब के लिए और इस पुरस्कार के लिए। और मैंने जब इस पुस्तक को पढ़ा तो मैं बहुत रोई हूँ। हर चैप्टर पढ़ते पढ़ते मैं अपने आप को जो है ना, मेरे आंसू जो है वो रुके नहीं, और दूसरे कमरे में जा कर के कि कोई देखे नहीं, और मैं वहाँ पढ़ती जाऊँ और रोती जाऊँ और अपने आंसू पोंछती जाऊँ। तो ये पुस्तक पढ़ते हुए ये मेरी मनस्थिति थी। और एक शेर मैं पढ़ती हूँ, मैं भी यही बात कहती हूँ जो कि अभी हम हाँ उद्घाटन सत्र से सुन करके आ रहे हैं कि वतन की नींव में शामिल है मिट्टी जिन शहीदों की, कि वतन की नींव में शामिल है मिट्टी जिन शहीदों की, कभी भी भूल मत करना उन्हें तुम भूल जाने की, कि कभी भी भूल मत करना उन्हें तुम भूल जाने की। और आज का जो समय है, अभी वहाँ पर भी ये बात कही गई कि हम सब जो है वो
कैसे हम जो हमारी जो स्मृतियाँ होती हैं वो कैसे हम उसको इरेज़र होते जा रहे हैं, तो मेमोरी इरेज़र होते जा रहे हैं। और आपने ऐसे समय में हमारे जो शहीद थे, हमारे जो क्रांतिकारी थे, वो जो पुस्तक आप ये जो लेकर के आए हैं, ना सिर्फ आपने उनको याद किया बल्कि उनकी माँओं को आपने याद किया है। उनकी माँओं को किस कैसे उनका क्या जज़्बा था उन माँओं का, जिन्होंने अपने बेटे को, अपने बच्चों को, उनके बच्चे जो हैं इस तरह की परवरिश की, इस तरह का पालन पोषण किया उनका, इस तरह का व्यक्तित्व निर्माण किया उनका कि वो भी उनके माँओं में तो वो जज्बा था ही देशभक्ति का, लेकिन उनके बच्चे भी कैसे हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए, उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। तो बहुत पुनः आपको जो है ना बहुत बधाई देती हूँ। और सबसे पहले जानना ये चाहती हूँ आपसे कि कैसे आप इस पुस्तक को लिखने के लिए प्रेरित हुए। जी। सबसे पहले तो एक स्वीकारोक्ति आपके सामने पेश कर दूं, उससे थोड़े आप लोगों को सुविधा रहेगी जानने समझने की और हमें भी आसानी रहेगी अपनी बात कहने की। मैं हिंदी का ठीक ठाक लेखक हूँ और हिंदी का चहेता लेखक भी हूँ, लेकिन मैं अच्छा वक्ता नहीं हूँ। भाषण देना मुझे नहीं आता। हाँ, कोशिश करेंगे कि संवाद की थोड़ी स्थिति बन सके। भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास पर लिखने का जब मैंने शुरुआत की थी तब इस तरफ हमारा कोई रुझान नहीं था। याद आता है 1972 का वो समय, जब आगरा से छपने वाली एक पत्रिका, मासिक पत्रिका थी हिंदी की, जिसके संपादक थे प्रेमदत्त पालीवाल जी, जो एसकेडी पालीवाल जिन्हें श्री कृष्णदत्त पालीवाल कहा जाता है, सैनिक के संपादक, बड़े स्वाधीनता सेनानी, उनके भतीजे थे। तब एक 150 पेज का एक विशेषांक, नाम था स्वाधीनता संग्राम योद्धांक, लेकिन उसके तब अतिथि संपादक का चलन नहीं हुआ था, तो उसमें लिखा गया था इस संघ के संपादक पंडित बनारसिया चतुर्वेदी। उस अंक को जो पलटा देखा हमने, उस पत्रिका को मंगाना इसलिए शुरू कर दिया था हमने कि वो पत्रिका नए लेखकों को प्रोत्साहित करती है, और हमने भी कुछ कविता में तुकबंदी शुरू कर दी थी। लेकिन उस अंक को पलटते पलटते भारतीय स्वाधीनता आंदोलन को दो खांचों में विभाजित किया जा सकता है आमतौर पर। वो इतिहासकारों के लिए सुविधाजनक रहता है। एक तो वो क्रांतिकारी प्रकृति के व्यक्ति या लोग या वो धारा जो 1857 से लेकर और 1946 की नौसेना की बगावत तक चली आई। दूसरे स्वाधीनता सेनानी या स्वतंत्रता सेनानी कहे जाने वाले गांधीवादी लोग या कांग्रेस की धारा, जिसे प्राय 1921 से मान के 42 तक माना जा सकता है। लेकिन उस विशेषांक में पूरी सामग्री क्रांतिकारियों पर थी। उसे पढ़कर लगा कि ये अद्भुत धारा है, लेकिन जानकारी ये मिली कि चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के अनेक साथी, यहाँ तक उससे पहले का भी जो ग्रुप थे, वो अभी जीवित हैं। तो किसी भी किशोर या छात्र के मन में बात आती है, कि मेरे मन में तो आई, कि देखा जाए वो कितने बलशाली होंगे शरीर से, अपनी ऊंचाई में। तो मिलने का मन हुआ, धीरे धीरे सिलसिला बना उनसे मिलने का। तो वो हमारे आप जैसे सामान्य कद काठी के, बल्कि बहुत सरल सज्जन व्यक्ति। मैं कह सकता हूँ कि मेरी अब तक 70 किताबें लिखी और संपादित इस विषय पर आ चुकी हैं, लेकिन कभी किसी पुस्तकालय या लाइब्रेरी में बैठ के, आर्काइव्स में बैठ के मैंने कोई अध्ययन नहीं किया। उन क्रांतिकारियों के निकट पहुंचकर, उनसे बातें करके, उनके जीवन अनुभव जान के, उनके संस्मरण सुन के, इतिहास को मैंने उनकी आंखों से टपकते भी देखा है, रोते हुए। क्या कई बार बात करते करते वो रो पड़ते थे। भगत सिंह के साथी जयदेव कपूर जो हरदोई में रहते थे, जब उनसे भगत सिंह के समय के और उनके समय के संघर्ष का विवरण, यादें जानना चाहिए, तो मैं कुछ नोट करता जाता था। लेकिन देखा कि एकदम वो
उनकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं, लाहौर को याद करके रोए थे। अरे हमारा वो शहर, हमारी वो ज़मीन विदेशी धरती हो गई, जहाँ रहकर भगत सिंह के साथ, चंद्रशेखर आज़ाद के साथ उन्होंने बड़ा सपना देखा था देश की आज़ादी की लड़ाई का, उसके लिए संघर्ष किया था, बलिदान दिया था। जब इनको देखा तो एक नज़र फिर गई कि धीरे धीरे एक प्रक्रिया होती है कि आखिर इनकी निर्मित कैसे हुई, कैसे क्रांतिकारी बने। कठिन रास्ता है। अनेक माओं पर मेरी दृष्टि गई, उनके जीवन पर। खास मैं शाहजहांपुर का रहने वाला हूँ जी। और काकोरी केस के राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह, एक ही मामले में जो 9 अगस्त 1925 को काकोरी में ट्रेन का सरकारी खजाना जबरदस्त लूट लिया गया था, उसमें एक ही मामले में एक ही शहर के, एक ही जिले के 3 लोगों को फांसी लगी। मैं पीड़ा के साथ भी बात कहना चाहता हूँ कि बिस्मिल की माँ को जब जानने चले हम, उनकी आत्मकथा में पढ़ा, उससे बड़ा साक्ष्य कोई हो नहीं सकता, उससे बेहतर कोई साक्ष्य हो नहीं सकता है। ठीक है। बिस्मिल अपनी आत्मरचना में जो जेल के भीतर लिखी, और कब तक लिखी, आप कल्पना करके कई बार तो मन कांप जाता है कि जिस व्यक्ति को 19 दिसंबर 1927 को फांसी लगने वाली हो, वो व्यक्ति कालकोठरी में बंद है, गोरखपुर जेल में, आगे पहरा लगा हुआ है। उस पहरे की नज़र बचा के रजिस्टर के आकार के कागजों पर पेंसिल, लाइन खींचने वाली पेंसिल, वो व्यक्ति आत्मकथा लिख रहा है और 3 खेपों बाहर भी भेज रहा है। 17 दिसंबर को उस व्यक्ति ने वो आत्मकथा खत्म की और लिख रहा है कि आज 17 दिसंबर है, वो 2 दिन बाद इस जीवन की ई लीला समाप्त हो जानी है। कितना धैर्य और दृढ़ता थी उस व्यक्ति में। ये प्राय सारे क्रांतिकारियों में थी। हम कहना ये चाहते हैं कि बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में जिन 4 व्यक्तियों को बहुत सम्मान के साथ याद किया है, जो उनके व्यक्तित्व के निर्माण में बड़े सहायक हुए हैं, उसमें उनकी मां मूलमती है, स्वामी सोमदेव हैं आर्य समाज के, कमाल पाशा हैं टर्की के शासक, क्रांतिकारी शासक के बाद वहां सत्ताधारी हुए, और अशफाकुल्ला हैं। तो मां को याद करते हुए जो वो लिखते हैं, तो उस जीवन प्रसंग को मैं सुनाने का मोह स्मरण नहीं कर पा रहा हूं कि किस तरीके से क्रांतिकारी किताबें छापने लिए पिता से चुपके से, पिता से बचा के, नजर बचा के, वो बिस्मिल को पैसा दिया करती थी, हथियारों के लिए पैसा दिया करती थी। 19 दिसंबर आने को था, फांसी का दिन तय हो गया था, एक दिन पहले घर के लोग मिल सकते थे। पिता मुरलीधर ने सोचा कि एक स्त्री है, हमारी पत्नी है, स्त्री है, बेटे की माँ भी हैं जिसको फांसी लगने वाली है, इनको ना ले जाएं मिलने के लिए, रोएंगी धोएंगी, कमजोर पड़ जाएंगी। 2 दिन पहले गोरखपुर रवाना हो गए। एक दिन पहले जब गोरखपुर जेल पे पहुंचे मुलाकात के लिए, तो देखा कि मां तो पहले से वहां मौजूद है। किसी एक किशोर क्रांतिकारी को अपना रिश्तेदार का बेटा बताकर मिलने की अनुमति भी मां ने ले ली थी। दंग रह गए पिता। अंदर पहुंचे तो बिस्मिल जो थे, मां को देख के फौरन रो पड़े। उस महिला ने तुरंत डांटा उनको कि अरे, मैं तो समझती थी मेरा बेटा इतना बहादुर है कि उससे बेटे सरकार डरती। अगर तुमको रोकर ही इस लाइन में मरना था, आना था, तो क्यों आए? तो बिस्मिल ने तुरंत आंसू पोंछे और कहा कि मां, ये मौत के डर के आंसू नहीं, तुम्हारी जैसी मां कहां मिलेगी। तुम भरोसा रखो कि तुम्हारा बेटा कल सवेरे वीरोचित मौत मरेगा। और वैसा ही हुआ। लेकिन इसके आगे की 2 पंक्तियां और सुनाना चाहेंगे, वो ये कि जिस समय अर्थी निकाली गई गोरखपुर जेल से, उर्दू बाजार में पहुंची, जिसे पिछले दिनों हिंदी बाजार में तब्दील कर दिया है सत्ता व्यवस्था ने। लेकिन अब उसको जब हम लिखना चाहें तो हम हिंदी बाजार नहीं लिख सकते, उर्दू बाजार ही लिखेंगे। उसमें माँ ने उस अर्थी को रुकवा लिया, सामने की दुकान से स्टूल मंगाया और उस पर खड़े होकर उसने छोटा सा वक्तव्य दिया कि मेरे पास एक बेटा था जो मैंने आज देश को दे दिया, एक बेटा और है सुशील,
इसे मैं जयदेव कपूर को सौंपती हूँ और इनसे कहती हूँ कि इसे भी अपने बड़े भाई बिस्मिल की तरह बहादुर बनाएं और उसी रास्ते पर भेजें। उस माँ के कलेजे के जवान बेटे की लाश सामने और माँ ये वक्तव्य दे रही है। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात थी, शाहजहांपुर के मैं रहने वाला हूँ, लेकिन वहाँ मुझे उस माँ के निधन की तारीख पता नहीं लगी। कहाँ अंत्येष्टि हुई ये कोई बताने वाला नहीं, पिता कब मरे कोई बताने वाला नहीं। कैसी उपेक्षा हुई। बिस्मिल की कुर्ते के लिए सोने के 3 बटन उस माँ ने बनवाए थे। माँ इसलिए बना लेती थी पहले समय के थे कि आड़े वक्त में काम आ जाए। अपनी गुजर बसर के लिए वो बेचना पड़ा। फिर जिस मकान में बिस्मिल का जन्म हुआ था वो मकान उसे बेचना पड़ा। एक नाले के किनारे छोटा प्लाट लेकर रहने लगी। और दुख के साथ कहना पड़ता, अंतिम बात, मेरी बात ज़्यादा हो गई है, मैं थोड़ा नहीं सुनना है आपसे। ममता जी तो पढ़ते हुए रोई हैं, मैं इस किताब को लिखते हुए कितना रोया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कि ब्राह्मण परिवार था, भीख के बजाय दूसरा शब्द इस्तेमाल किया जाता था। एकादशी वाले दिन सीधा मांगने जाती थी दरवाजे दरवाजे और रो रो के कहती थी, हे बनरसिया तेरो नाश हो जाए। हे बनरसिया तेरो नाश हो जाए, तूने मेरे ललना को फांसी चढ़ा दी, लगवा दी। उसी ने गवाही दी थी बनारसी लाल। बिस्मिल का दोस्त, पार्टी का बहुत मजबूत व्यक्ति, एक शहर का रहने वाला। बिस्मिल भी हिंदू थे, वो भी हिंदू थे। न हिंदू होना काम आया, न साथी होना काम आया, न एक शहर का होना काम आया। एक सवाल दिमाग में उपजता है, क्या उस शहर में कोई समाज सेवक नहीं था उस समय जब बिस्मिल की माँ जीवित थी? उनका दूसरा बेटा भी टीबी के रोग से इलाज के अभाव में मर गया, जो उन्हें सम्मानित अंतिम जिंदगी या सम्मानजनक मौत मरने के लिए कोई सुविधा मुहैया करा पाता। इस पीड़ा के साथ मैंने किताब लिखी है 12 क्रांतिकारियों माओं पर, क्योंकि किसी स्त्री विमर्श में इन महिलाओं का, क्रांतिकारी महिलाओं की माओं का नाम नहीं आता है। ये इतिहास से भी बाहर की वस्तु है और स्त्री विमर्श से भी बाहर की वस्तु। और बिस्मिल ने लिखा है कि उनके कुल में जो है वो कन्याओं को मार दिया जाता था, है ना? ऐसी माँ खुद ही लिखा। हाँ, लेकिन उन्होंने अपने बच्चियों को पाला अपने परिवार से वो कर के विद्रोह करके। और चाहे उनको कहा भी गया था कि जो पहली बच्ची जब पैदा हुई कि इसको मार दो, तो उन्होंने कहा नहीं, इसको मारेंगे नहीं, हम इसको पालेंगे। और फिर शायद 3 हाँ, शायद बिस्मिल की जो बहनें थीं जी, पहली बार उनके परिवार में, खानदान में लड़कियां जीवित रही थी। और इस पूरी एक बड़े, और वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उस समय में भी उन्होंने इस तरह का कदम उठाया परिवार के विरुद्ध जा कर के। और अशफाक की माँ तो पढ़ी लिखी थी काफ़ी, उनके तो सिरहाने जो है वो अखबार और किताबें वो रहती थी। उनके बारे में कुछ बताइए। राम प्रसाद बिस्मिल के साथ फांसी पाने वाले क्रांतिकारी वो भी शाहजहांपुर के रहने वाले थे। और ख़ास बात अशफाक की ये थी कि बहुत खुद क्रांतिकारी बनने के प्रयासों के बीच कई बार राम प्रसाद बिस्मिल से मिले। बिस्मिल ये जान समझ के कि एक मुसलमान विद्यार्थी जो उनके बड़े भाई उनके सहपाठी थे अशफाकुल्लाह के, वो क्यों क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में बात करना चाहता है। मन में संदेह भी था कि एक मुसलमान युवक हमसे बार बार मिल रहा है, पता नहीं इसका क्या कारण है। लेकिन लगातार उन्होंने अपनी बातचीत से भरोसा दिलाने का प्रयास किया और कामयाब भी हुए कि नहीं, उनके भीतर वही जज्बा है जो खुद राम प्रसाद बिस्मिल के भीतर है। अशफाक भी कम मौका मिला उन्हें जेल के भीतर लिखने का। डायरी लिखी उन्होंने, वालिदा के नाम खत लिखे। हम सब मध्यवर्गीय परिवार के जो व्यक्ति हैं, अभी हम थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठे हैं, क्रांति पे बात कर रहे हैं, लेकिन घरों में जब जाएंगे तो अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से, माओं से या जो भी है उनसे उस तरीके से पेश नहीं आएंगे। और जो विमर्श यहाँ हम प्रस्तुत कर रहे हैं वो घर पर उसकी चर्चा नहीं करेंगे।
हम थोड़ी देर के लिए पेशेवर क्रांतिकारी इस तरीके के हैं, लेकिन वालिदा के नाम जो लंबे लंबे खत फैजाबाद जेल की काल कोठरी से अशफाक उल्लाह ने लिखे, अद्भुत खत हैं। वो इस मायने में अद्भुत हैं, देश की समस्याओं, समाज की समस्याओं और देश की राजनीतिक आज़ादी के सवाल पर किस तरीके से माँ से संबोधित हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। उन खतों का पाठ किया जाना चाहिए, पूरे पूरे खतों का पाठ किया जाना चाहिए। मैंने तो कई बार कुछ रंग निर्देशकों से, कुछ नाटक करने वालों वैसे कलाकारों से भी कहा है कि उन पत्रों का वाचन किया जाए। पूरी ध्वनि जो है अशफाक की माँ की तस्वीर उन खतों से निकल के आती है। अशफाक खुद लिखते हैं कि वो एक मुस्लिम परिवार था, पर्दा प्रथा भी थी, लेकिन मेरी माँ पढ़ी लिखी महिला थी। उनके सिरहाने साहित्य किताबें और जो डाक से अखबार उनके पास तब आया करते थे वो रखे रहते थे। तो पढ़ने का जो चस्का अशफाक को लगा है वो माँ से ही लगा है, वहीं से सीखा है। माँ के बहुत कृतज्ञ हैं वो, जब उनको पढ़ो तो लगता है कितनी कृतज्ञता माँ के प्रति है, ये भी व्यक्त करते हैं वो। लेकिन वो संवाद दरअसल अद्भुत है जो उन्होंने किया है। एक बात कई बार ध्यान करते हैं कि सबसे छोटे बेटे थे अशफाक, अच्छू कहती थी जी। हाँ, तो माँ का जो वर्णन किया है उसमें कुछ चीज़ें तो अद्भुत हैं कि मेरी माँ तो इतनी सहृदय थी कि पड़ोस के कुछ बहुत छोटे छोटे बच्चे आते थे, उनको अपना दूध पिला दिया करती थी। अशफाक ने जेल से लिखा है कि पर्दा प्रथा है, अगर हम किसी तरीके से फांसी से बच भी गए तो मुझे लंबी सज़ा होगी, और जब हम जेल से लौट कर आएंगे तब तुम नहीं होगी। तो जो तुम्हारा दामाद है जो तुम्हारे सामने आ जाता है, वहाँ पर्दा नहीं होता है, तो उससे तुम एक तस्वीर अपनी खिंचवा लेना, ताकि जब जेल से लौटें तो उस तस्वीर को हम देखते रहें, तुम्हारी सूरत देख सकें। वो तस्वीर उपलब्ध नहीं हो पाई, लेकिन हम सोचते हैं कि अशफाक उल्लाह की ही लाश को अनुमति दी थी सरकार ने कि वो अपनी खानदानी कब्रिस्तान में फैजाबाद से ले जाके वहाँ दफना सकें। जिस समय वो लाश वहाँ पहुँची होगी शाहजहाँपुर, कितने कम लोग रहे होंगे, साम्राज्यवादी हुकूमत का डर, लेकिन उस महिला की, उस माँ की क्या हालत हुई होगी। क्या उस माँ की छातियों से उस क्षण दूध नहीं छलक आया होगा। और फिर कुछ दिन बाद वही माँ अशफाक उल्लाह की कब्र के पड़ोस में जाकर खुद सो गई। इतने नज़दीक सोई हुई है उस कब्रों को अगर आप देखें दोनों को, कि लगता है कि कब्र के भीतर कहीं अपना हाथ बढ़ाकर मिल रहा है। अपने छोटे बेटे अच्छू को उसने प्यार कर लिया होगा मरने के बाद। लाहौर षड्यंत्र केस में सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु को फांसी हुई। सुखदेव की माँ रली देवी पर आपने लिखा है, चाचा ताऊ को जब मिलने नहीं दिया गया तो फिर वो खुद भी जो है ना वो नहीं गई मिलने, तो ये क्या प्रसंग था, जरा बताइए आप। उसे इतना एक प्रसंग बता दें कि कई बार लिखने से कुछ चीज़ें छूट जाती हैं जी। लेखक को संवेदनशील होना चाहिए, लेकिन संवेदनशीलता की जो अतिरिक्तता है वो कई बार बड़ा नुकसानदायक हो जाती है। हम उससे इतर एक प्रसंग सुना चाहेंगे, वो उससे जुड़ा हुआ है। जी जी। भगत सिंह को फांसी की सजा तय कर दी गई थी। एक दिन पहले रक्त संबंधी मिल सकते थे, जो हमारी विदायत माँ में रह गया है। तो बिस्मिल की माँ, वो भगत सिंह की माँ मिल सकती थी, उनके पिता किशन सिंह मिल सकते थे, सगे भाई मिल सकते थे, लेकिन बिस्मिल का जो युग था ये भगत सिंह का युग, ये चंद्रशेखर आजाद की उसके बाद शुरू होता है। लेकिन वो युग जो रामप्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्लाह का था, वो भगत सिंह के चाचा थे एक सरदार अजीत सिंह, जो बड़े किसान नेता पंजाब के हुए, बहुत बड़े किसान नेता। पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन जो चला है पंजाब में किसानों का, वो उन्हीं के द्वारा चलाया गया, बड़ा लोकप्रिय आंदोलन था, बहुत जनप्रिय। खास बात ये थी, पगड़ी संभाल जट्टा एक कविता है पंजाबी की जी। तो अजीत सिंह का तो नाम रहेगा जिन्होंने आंदोलन का संचालन किया, इस नाम से उभर के आया, लेकिन उस कविता के रचयिता गायब हो गए। कई बार बहुत लोकप्रिय कविताओं के साथ ही होता है, लेखक गायब हो जाता, कविता बच जाती है। कम लोगों को पंजाब में भी पता है उस कविता के रचयिता थे लाला बांके दयाल। अजीत सिंह को देश निकाला हुआ था जी। उनकी पत्नी थी हरनाम कौर, हरनाम कौर रह गई। अजीत सिंह कह के गए कि हम परसों लौट आएंगे, अजीत सिंह बरसों नहीं लौटे।
उर्दू में लिखा जाए तो परसों बरसों के बीच बहुत कम नुक्ते का फर्क है। बाद में रोम रेडियो से उनको समाचार कई बार मिला, उनके भाषण कुछ प्रसारित हुए, वहां जाकर भी शांत नहीं बैठे। तो अजीत सिंह की पत्नी को इस बात का संतोष हुआ कि चलो हमारा पति है वो जीवित है, सकुशल है। 38 साल बाद वो व्यक्ति लौटा है, 4 मार्च 1947 को। जब वो आया, खुद बुढ़ा गए थे, उनकी पत्नी सरदारनी हरनाम कौर ही बूढ़ी हो गई थी। घर में जाके मिले, उस पति ने सबसे पहले, अपने कर्तव्य का बोध था उन्हें, सबसे पहले जाके अपनी पत्नी के पैर पकड़ लिए और सिर्फ ये कहा कि सरदारनी मुझे माफ कर देना। जिसमें अजीत सिंह बाहर चले गए तो भगत सिंह छोटे थे, उनका अकेलापन देख के पिता किशन सिंह और उनकी माँ विद्यावती ने भगत सिंह बालक थे उनके सुपुर्द कर दिया, वही पालन, ताकि इनका मन बहलता रहे, लगा रहे। उस महिला हरनाम कौर ने ही, उनकी चाची ने भगत सिंह को पाला, स्कूल भेजा, बड़ा किया। जिसमें मिलने का नंबर आया कि आखिरी दिन रक्त संबंधी मिल सकते हैं, तो सरकार ने मना कर दिया कि सिर्फ विद्यावती, किशन सिंह और भगत सिंह के भाई वो लोग मिल सकते हैं, हरनाम कौर नहीं मिल सकती, चाची उनकी। लेकिन हम ऊंचाई की बात यह है कि विद्यावती और उनके पति किशन सिंह यानी भगत सिंह के पिता ने कहा कि असली मां तो भगत सिंह की हरनाम कौर है, जिसने पाला बड़ा किया, पढ़ाया, आगे बढ़ाया। अगर हरनाम कौर नहीं मिल सकती तो हम भी नहीं मिलेंगे, हम लोग भी। कोई नहीं मिला। हरनाम कौर के भीतर कैसी हूक उठी होगी, क्या सोचा होगा। बिल्कुल बिल्कुल यही वाकया जो था वो सुखदेव की मां रली देवी के साथ हुआ। उन लोगों ने मिलने से मना कर दिया। हरनाम कौर के प्रति जो सम्मान भगत सिंह के पिता और उनकी मां ने जाहिर किया, वो दरअसल एक मां का सम्मान था। ये कथाएं इतिहास से बाहर की चीज़ें हैं, अकादमिक इतिहास से तो एकदम बाहर की चीज़ें हैं। मेरा सारा लेखन अकादमी ढंग का नहीं है, 30 करीब 70 किताबें लिखी हुई संपादित की हुई हैं, लेकिन मेरी एक भी किताब इतिहास की श्रेणी में शामिल नहीं की जा सकती। मुझे विधाओं का अतिक्रमण करने में, तोड़ने में थोड़ा मज़ा आता है, पता नहीं क्यों, एक खिलंदड़ापन है। तो बिल्कुल अलग ढंग से अपना वो इतिहास भी हो सकता है, थोड़ा उसमें संस्मरण भी हो सकता है, कोई रेखा चित्र भी हो सकता है, कुछ यात्रा संस्मरण भी उसमें होगा, कुछ संवेदना का प्रभाव कुछ से ज़्यादा होगा, तो चीज़ तो पढ़नी बन जाती है। एक माँ का थोड़ा किताब से चंद्रशेखर आज़ाद की माँ जो है अपनी वो 2 उंगलियां बांध के रखती थी, है ना, कि जगदानी देवी कि उनका बेटा आएगा। उनको ज्ञात नहीं था कि वो बेटा जो है वो इस दिशा में निकल चुका है। आज़ाद की माँ बहुत साधारण महिला थी और गुमनामी की ज़िंदगी जी रही थी। बुहावरा में, मध्य प्रदेश में गांव है उधर। जिस समय उस क्रांतिकारियों की खोजबीन करने चले थे पंडित बनारसी चतुर्वेदी, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो हमारे गुरु थे। उन्होंने कुछ पता लगाया जब इन लोगों के बारे में, तो पता लगा आज़ाद की माँ तो जीवित है, किस हाल में है। एक व्यक्ति को भेजा वहाँ, वो पूरा विवरण लेके आया, बताया उनको। इसकी खबर उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भेजी। नेहरू ने तुरंत अपने पास से, वो जहाँ से एक अंग्रेजी अखबार में छपा भी है, कुछ पैसे उस माँ को रवाना कर दिए। उस माँ को जो बताया जाके कि तुम्हारा बेटा तो बहुत बड़ा शहीद क्रांतिकारी था, बहुत बड़ा शहीद था, और वो किस तरीके से साधारण भाषा में जो बताया गया, उसने पुलिस से लड़ते हुए वो दिवंगत हो गए। तो वो कभी बोध करा ही नहीं पाए लोग उनको कि तुम एक राष्ट्रीय शहीद की माँ हो। वो बहुत साधारण महिला थी, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी। तो वो कहती थी मेरे बेटे किससे दुश्मनी है, उसे कोई क्यों मारेगा। और इतने इतने बड़े विद्वान व्यक्ति उनसे मिले, सबने उन्हें समझाया, लेकिन उस माँ को कुछ समझ नहीं आया। उसने अपनी 2 उंगलियां धागे से बांध रखी थी, मनौती मानी थी कि धागे से बांध रखने से कुछ होता होगा, मुझे जानकारी इसकी नहीं है जी। कि वो लौट आएगा, वो मरा नहीं है। कोदों खा के बेचारी जीवित रही। बाद में
चंद्रशेखर आज़ाद के बहुत घनिष्ठ साथी, विश्वस्त साथी थे। डॉक्टर भगवान दास माहौर बाद में PhD कर ली थी, बुंदेलखंड कॉलेज में वो अध्यापक भी हो गए थे। और सदाशिव मलकापुरकर, अकेले सदाशिव जी ऐसे थे जिनको चंद्रशेखर आज़ाद ने घर दिखाया था, बाकी किसी को नहीं बताया था। तो वो लोग फिर माँ को झांसी ले आए, झांसी रखा, वहीं उनकी निधन हुआ। उनकी इच्छा अनुसार उन्हें सदाशिव जी तीर्थ यात्रा पर भी ले गए। एक माँ का बीच में जिक्र कर दे, मैं भूल जाता हूँ कहते हुए, वो इस किताब में कहीं नहीं। अभी हमारी अक्टूबर की शुरुआत की यात्रा है दिल्ली की। तो सर 1912 से लेके 1946 तक की दिल्ली पे कुछ लिखना है। दिल्ली बहुत किताबें आई, कृष्णा सोबती की है, महेश दयाल की है, निर्मला जैन की है, मीराकांत की दिल्ली है। लेकिन वो दिल्ली जो हमारे पास 1912 से लेके और 1940 तक की, वो किसी किताब में नहीं है। तो राजेंद्र यादव के समय मैंने एक हस्तक्षेप किया था हंस में, उसको उन्होंने माना भी था, 4-5 में छापा। तब दिमाग में आया कि वो किताब क्यों ना लिखी जाए। लेकिन कुछ यात्राएं करना, जगह देखना मेरे लिए ज़रूरी हो जाता है। आपको वो कथा सुन के कहीं नहीं मिलेगी, ताज्जुब भी होगा। वो ये कि लॉर्ड हार्डिंग पे जो बम फेंका गया था 23 दिसंबर चांदनी चौक में 1912 में, शोभा यात्रा निकल रही थी, राजधानी यहाँ बदल के आ गई थी दिल्ली। तो उस दर्प को चूर करने के लिए रास बिहारी बोस वगैरह ये सब की योजना थी। केंद्रीय व्यक्ति वही थे, जहाँ इनका केंद्र देहरादून में रहा है। तो मुकदमा चला, तो उसमें 4 व्यक्तियों को फांसी की सजा हुई। मास्टर अमीर चंद एक समय दिल्ली के बहुत बड़े व्यक्ति थे, अवध बिहारी, भाई बाल मुकुंद, और एक युवक था बसंत कुमार विश्वास, बंगाल का। तो जो आज मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल है, ये पुरानी दिल्ली जेल, यहीं इन 3 व्यक्तियों को 8 मई 1915 को फांसी दी गई थी। अमीर चंद, वो विश्वास को छोड़ के, बसंत कुमार विश्वास, उन्हें अम्बाला फांसी दी गई। वहाँ 3 को यहाँ फांसी दी गई थी। उसमें उसके बाद एक वहाँ दिल्ली में बम फैक्ट्री पकड़ी गई, बड़ी बम फैक्ट्री थी, लेकिन बाहर उन्होंने बोर्ड लगा रखा था साबुन बनाने का कारखाना। एक जमादारिन वहाँ सफाई के लिए आया करती थी। तो इसे ये क्रांतिकारी लोग ये करते थे कि तीसरे चौथे पांचवें दिन कुछ साबुन दे दिया करते थे, एक ही ब्रांड के ला के रख लिए थे, ताकि इस जमादारिन को ये लगता रहे कि यहाँ साबुन बनाने का ही काम होता है। बम फैक्ट्री पकड़ गई, पकड़ा धकड़ी तो सूत्र पर लगे, यहाँ जमादारिन भी आती थी। उस जमादारिन पर दबाव डाला गया, वो पहचानती थी सबको। अगर वो जमादारिन शिनाख्त कर देती कि एक क्रांतिकारी यहाँ थे, तो सबको फांसियां हो जाती थी। उन्हीं में से एक क्रांतिकारी जब पता लगा, तो उसके उस जमादारिन के घर पहुंचा और उससे पैर पकड़ लिया, कहा माँ तुम ही बचा सकती हो। और असलियत यह है कि बम बनाने का कारखाना था। साधारण भाषा में उसको समझाया कि हम लोग देश की आज़ादी अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए, भगाने के लिए ये काम कर रहे थे। अब चाहे तुम फांसी चढ़वा दो या बचा लो। उस जमादारिन ने चेतना देखी, पढ़ाई लिखाई से नहीं आती। उस जमादारिन ने कहा जब तुमने मुझे मां कहा है तो हम किसी को नहीं पहचानेंगे। पुलिस का दबाव पड़ा, पुलिस की मार पड़ी, उसके पति ने गवाही देने के लिए उसको पीटा, लेकिन उस जमादारिन मां, जिसको मां कहा गया था संबोधन में, केवल उनका वो टस से मस नहीं हुई। उसमें एक क्रांतिकारी थे मेरठ के, विमल प्रसाद जैन, बड़े क्रांतिकारी हुए। उनकी तो डेथ हो चुकी थी, पत्नी जीवित थी, रूपमती जैन। डॉक्टर MP जैन उस समय से दक्षिण अफ्रीका में राजदूत थे। एक प्रस्ताव आया कि उस जगह जहां बम का कारखाना था क्यों ना एक विद्यालय बना दिया जाए। ये कथा दिल्ली में भी किसी को नहीं पता। उस जमादारी का नाम था असरफी देवी, इसको भी हम मां में शुमार कर रहे हैं। विद्यालय बनाया गया। डॉक्टर MP जैन ने यहाँ कहा कि वो विद्यालय हम ये चाहते हैं कि असरफी देवी के नाम पे बना दिया जाए। झंडे वालान में आज भी वो हायर सेकेंडरी स्कूल है, जहाँ के चपरासी से लेके अध्यापक को, प्राचार्य और किसी आसपास में ये नहीं पता है कि लक्ष्मी देवी कौन थी। ऐसी भी माँ कहाँ इतिहास में नहीं जगह मिलेगी। बिल्कुल। एक जमादारिन माँ, एक क्रांतिकारी, केवल उन्होंने संबोधन कर दिया था, पैर छू लिए थे कि तुम माँ हो, तुम ही बचा सकती हो। और उसने इतनी पिटाई, इतने उत्पीड़न के बाद भी अपने को कतई विचलित नहीं होने दिया। इस बार वो हमने ढूंढा जाके कि झंडे वालान में प्लाट नंबर 6 पे वो विद्यालय है,
लक्ष्मी देवी उस जमादारी का नाम भी लिखा हुआ है, लेकिन कोई वहाँ नहीं जानता कि कि लक्ष्मी कौन देवी कौन। अभी जिक्र आया है कि नेहरू ने जो है वो बिस्मिल की माँ को 500 रुपये उस ज़माने में मदद के तौर पर भेजे थे, जबकि नैरेटिव तो दूसरी तरह का आजकल फैलाया जाता है। तो ये जो दो धाराएं हैं कि वो क्रांतिकारी धारा और ये दूसरी धारा, तो आप और भी मदद की उन्होंने क्रांतिकारियों को बाद में। असल गांधी क्रांतिकारियों के विरोधी थे, लेकिन नेहरू के अंतर संबंध थे। और इस दौर में जिस तरीके से नेहरू को बदनाम किया गया, सवाल उठाए गए, ऐसे तक सवाल उठाए गए चुनावी सभा में, एक प्रदेश की चुनावी सभा में, कि जिस समय वीर भगत सिंह जेल में बंद थे, तब क्या कांग्रेसी परिवार का कोई व्यक्ति उनसे मिलने गया? नितांत असत्य। लेकिन झूठ को ऐसे फैलाया जाता। हमारे एक साथी हैं प्रियंवत, हिंदी के जाने माने कथाकार हैं, और एक बहुत अच्छी पत्रिका जिसके संपादक कवि गिरिराज किशोर हुआ करते थे, वो थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्रांतिकारी और नेहरू के जो संबंध या अंतर संबंध है, उस पर सिर्फ आप ही कुछ लिख सकते हैं। हमने 1.25 साल उन्हें इंतजार कराया। इंतजार कराया मतलब नहीं, मूड नहीं बना लिखने का, लेकिन 1.25 साल बाद मैंने एक लेख लिखा, नेहरू और क्रांतिकारी। तो क्योंकि समय कम रह गया है, तो एक प्रसंग सुना के कि जिस समय काकोरी के क्रांतिकारी, और बहुत दिलचस्प भी है, 1937 में जो अंतरिम सरकार बन गई थी सूबे में, उत्तर प्रदेश में, संयुक्त राज्य प्रदेश में, उस समय छोड़ दिए गए काकोरी के क्रांतिकारी। तो पूरे जुलूस की व्यवस्था नैनी केंद्रीय कारागार इलाहाबाद में आनंद भवन तक नेहरू ने की थी, और उनके सम्मान में, उन क्रांतिकारियों के सम्मान में एक चाय पार्टी का आयोजन नेहरू किया था आनंद भवन में। क्रांतिकारी अंदर पहुंच चुके थे, नेहरू वक्तव्य दे रहे थे उनके स्वागत में। एक क्रांतिकारी बाहर रह गए थे, मुकुंदी लाल, काकोरी केस के, जिन्हें आजीवन कारावास 2 हुए। गजब के व्यक्ति थे, वो बाहर रह गए, और आचार्य कृपलानी भी बाहर लॉन में खड़े हुए थे। तो आचार्य कृपलानी की जो भाषा थी बोलने की, वो बड़ा विचित्र थी। वो यूं ही कहने लगे, स्वागत कथन भी है और दूसरों को सुनाने भी कह रहे हैं कि देखो साले जवाहरलाल की मत मारी गई है, चोर डाकुओं का स्वागत कर रहा है। गांधी बुढ़ा साला सुनेगा तो क्या कहेगा? साला को शाला कहते थे वो। ये सब साला भीतर से हिंसा को मानता है, और ऊपर से दिखावा करता है कि हिंसा को मानता है। जब इतना मुकुंदी लाल ने सुना तो उत्तेजित हो गए, उनकी तरफ बढ़े कि दोबारा कह के देखो। उनमें मल्लयुद्ध होते होते बचा। जब देखा दोखन मुकुंदी लाल जी आचार्य कृपलानी की तरफ दौड़ रहे हैं, तो लोगों ने बीच बचाव जाके किया, और उनसे ये कहा कि ये तो मुकुंदी लाल जी समझाया कि कृपलानी जी ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन जब उनसे कहा गया कि दादा अब आप हंसी होने लगी फिर कि आप यहाँ क्यों आए हैं, इन चोर डाकुओं को स्वागत अगर कर रहे हैं जवाहरलाल, तो उनका सारा इलाहाबाद स्वागत कर रहा है, तो मैं क्या साला झक मारता घर पे बैठ के। आपके उत्तराखंड के कहना पड़ता है, वैसे तो हिंदुस्तान के बड़े क्रांतिकारी पेशावर के चंद सिंह गढ़वाली, चंद सिंह गढ़वाली की पत्नी को, भागीरथी देवी को, कितनी सहायता नेहरू ने भेजी है, लिखित में है सब चीजें। जिस समय नेहरू देहरादून जेल में बंद थे, गढ़वाली छूट गए थे, गढ़वाल में प्रवेश करने की उन्हें अनुमति नहीं थी, तब नेहरू ने एक पत्र जेल से लिखा, जिस पत्र को हमारी किताब में दिया गया है, उसकी तारीख सहित दी गई है। उन्होंने लिखा है कि मैंने आपको प्रवेश की अनुमति नहीं है, आप जाइए आनंद भवन में रहिए, जब तक मन चाहे वहाँ रहिए। मैंने महादेव देसाई से कह दिया है, जब तबीयत कुछ ऊब जाए वहाँ रहते रहते, क्यों गढ़वाली सुविधाओं में नहीं रह सकते थे। जन्मजात क्रांतिकारी था वो व्यक्ति। तो कुछ दिन वर्धा चले जाइए, गांधी आश्रम में, वर्धा आश्रम में चले जाइए। वो पत्र में इलाहाबाद जाने पे एक बार एक पत्रकार थे पुराने, पीडी टंडन साहब, उनके यहाँ मिल गया उसकी कॉपी। तो मैंने 150 पेज की किताब लिखी, नेहरू और क्रांतिकारी, शायद यही जवाब देने के लिए कि नेहरू और क्रांतिकारी के बहुत अंतर संबंध थे। भगत सिंह ने जब बम फेंका है 8 अप्रैल 1929 को संसद में, बाकी साथी फरार हुए थे, तो भगत सिंह के बाद सबसे बौद्धिक क्रांतिकारी जो थे उस ग्रुप के, वो थे विजय कुमार सिन्हा। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी सौंपी गई। फरारी हालत में नेहरू ने बरेली के बुधौली गांव में ठाकुर पृथ्वीराज सिंह के घर जाहिर तौर पर ट्यूटर के रूप में विजय कुमार सिन्हा को रखवा दिया। तो इन अंतर संबंधों को जब जानेंगे, जब उस गहराई से चीज़ों को जो लोग निकालने जानने वाले हैं सामने लगे प्रस्तुत करें, शायद नेहरू और क्रांतिकारी, अगर नेहरू पर इतनी उंगलियां ये सवाल ना उठाए गए होते
तो शायद वो किताब या आलेख लिखने के लिए प्रेमचंद जी भी हमसे नहीं कहते, और उसको विस्तारित करके 38 पेज से लेके हम 150 पेज तक शायद हम भी नहीं ले जा पाते। तो अच्छा हुआ कि नेहरू पे इतनी उंगलियां उठी और हमारी एक किताब उस जवाब में नेहरू और क्रांतिकारी आ गई। अब वो किताब 300 पेज में और विस्तारित होकर आ रही है कि इसलिए विदेश में जो क्रांतिकारी थे उनसे नेहरू क्या संबंध थे, क्या मूल्यांकन किया, और दूसरे देशों में उन देशों के जो संबंध चल रहे थे, वो आज़ादी की लड़ाइयाँ चल रही थी, उनमें नेहरू ने क्या सहयोग किया और वो नेहरू के बारे में क्या सोचते थे। चाहे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष चूते हों या माओ हों या हो ची मिन चाइना की जेल में जब बंद थे, वियतनाम के बड़े क्रांतिकारी बाद को राष्ट्रपति हुए हैं, तो नेहरू और हो ची मिन मिले नहीं थे। नेहरू यहाँ जेल में बंद थे, हो ची मिन ने जेल में रह के नेहरू पे कविता लिखी। क्या बात। और बताते हैं कि वियतनाम की कविता को, उस कविता के बाद उस कविता की धारा को वहाँ की कविता बिल्कुल बदल गई। बिल्कुल। तो ये विदायत माँ से थोड़े अलग के प्रसंग आपके सवाल में तो आ गए। आपने ये राम प्रसाद बिस्मिल उद्यान का निर्माण कराया है और प्रताप सिंह बारहट का स्मारक बनवाया, तो ये सब करने में तो आपको बहुत बड़े पापड़ बेलने पड़े होंगे, जिसको कहते हैं, बहुत परिश्रम करना पड़ा होगा, बहुत संघर्ष करना पड़ा होगा, कैसे ये सब संभव हो पाया। और बारहट की जो माँ थी, बारहट जी ने जो है वो 2 रुपए चुरा लिए थे, और लेकिन जब उनकी माँ को पता चला कि वो इस कारण से उन्होंने रुपए चुराए थे, तो उन्होंने कहा कि यदि तो हमें पहले बताते कि हम ये क्रांति धारा पे निकल चुके हैं, तो मैं तुम्हें खुद तिलक लगाती और खुद जो है घर से विदा करती तिलक लगा करके। तो ये उन माँ का जो है वो जज्बा था। राजस्थान के क्रांतिकारी थे शाहपुरा के। समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हाँ, मुझे कहा गया 12:30 तक सेशन खत्म करने को, लेकिन मन नहीं है कि ये सेशन भी खत्म हो, मतलब जी भर के हम बात करें आपसे। हमारे लेखन का थोड़ा दोष ये है कि जब जैसे भी दिल्ली पे हमने प्रसंग बताया कि उन जगहों पे जाके ही हम लिख पाते हैं जी। तो इसके लिए हमें बारहट की माँ पे लिखने के लिए, बारहट पे लिखने के लिए हमें राजस्थान की और उस जगह की, उनके जन्म स्थान की, उनके घर की जो हवेली है, उनकी बड़े लोग थे, वहाँ की यात्रा करनी पड़ी। बारहट बरेली के केंद्रीय कारागार में प्रताप सिंह बारहट शहीद हुए थे, और बड़ी विचित्र कथा है। बनारस कॉन्स्पिरेसी केस के बारहट उत्साही नवयुवक और बड़े रहस्य थे उनके पास। सचिना सान्याल की टोली और रासबेरी टोली के व्यक्ति थे वो। तो पकड़े जब गए हैं, वो घर से निकले, वो तो प्रसंग आपने सुना दिया, दोहराने की आवश्यकता नहीं है। तो उसमें बहुत रहस्य उनका उत्पीड़न किया गया जेल के भीतर, लेकिन उन्होंने कोई रहस्य नहीं बताया। सरकार भी चकित हुई, पुलिस के बड़े अधिकारी भी चिंतित हुए कि कैसे क्या हो। तब ये काम शायद भावनात्मक तीर चलाया गया कि प्रताप सिंह बारहट के पिता भी केसरी सिंह बारहट क्रांतिकारी थे, उन्होंने भागलपुर की जेल में बंद थे। तो बरेली जेल से रेल पे बैठाल के निकाल के उन्हें भागलपुर जेल ले जाया गया, प्रताप को, उनके बेटे को। शायद पिता के सामने जाके बेटा कमज़ोर पड़ जाए, या पिता ही कमज़ोर पड़ जाए अपने बेटे को सामने देख के और उसे समझाएं, तब ये शायद कुछ रहस्य अपनी बचत के लिए हम बच जाएं किसी तरीके से सज़ा से। तो जब गए हैं तो तुरंत केसरी सिंह ने कहा कि तुम यहाँ कैसे? बोले पिता हमें ये तो पता नहीं कैसे। बोले ये समझ लो कि अगर तुमने फांसी से बचने के लिए या मौत से बचने के लिए कोई रहस्य खोल दिया और तुम बच के बाहर आ गए, जब मैं जेल से छूटूंगा तो मेरी गोली से तुम नहीं बच सकते। बताइए, देश ऐसे ही आज़ाद नहीं हो गया। पिता ने जो बात कही, उन्होंने भरोसा दिलाया, वो लौट के आया। उनको बहुत पिटाई लगी जेल के भीतर, जेल के भीतर ही उन्हें मार दिया गया, केंद्रीय कारागार बरेली के भीतर। जलाएंगे तो धुआं उठेगा, इसलिए वहीं कहीं किसी कोने में दफन कर दिया। आज प्रताप सिंह बारहट की बैरक नाम पे एक बैरक 12 क्रांतिकारी नाम पे बनवाई, जिनमें एक बैरक अमन राय के भी नाम पे है। आज के समय में अमन राय जैसे कम्युनिस्ट, बात को रेडिकल कम्युनिस्ट हो गए थे, उनके नाम पे बैरक बनवाना ये कैसे बन गई, तो बहुत मुश्किल पड़ी। यहाँ तक कि हमें बाहर एक स्मारक बनवाया 5 लाख रुपए की लागत से, बारहट की प्रतिमा। इसके लिए नगर निगम बोर्ड में प्रस्ताव पारित होने के बाद मेयर ने हमारे कागज फेंक दिए, जाई जगह नहीं देंगे। तब विधानसभा में सवाल उठाना पड़ा, तब कहीं जगह मिल पाई। और आज भी जब विधानसभा ने पूछा है वहाँ से, क्या इतनी तारीख को प्रताप सिंह बारहट केंद्रीय कारागार में शहीद हुए थे? देश स्वतंत्र हो गया, 75 साल होने जा रहे हैं, लेकिन भाषा नहीं बदली। सिर्फ ये लिख के दिया, हाँ इतनी तारीख को प्रताप सिंह बारहट एक युवक
जिसकी शिनाख्त ये है, चेहरे पे दाग है, यहाँ पे मस्सा है, इतनी हाइट है, इतना वजन है, इतनी तारीख को निधन हुआ उसका। शहादत शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। हम लोग बरेली में थे और मेरे हस्बैंड सेंट्रल जेल में एज ए मेडिकल ऑफिसर 12 साल तक रहे थे। तो वहाँ की हिस्ट्री में ये सब नहीं था जो आप बोले ना, नहीं लिखा है करके, कहीं पे भी नहीं था। मैं जाती थी हर संडे को, कभी पढ़ने को नहीं मिला इतनी जो आपने इतनी इम्पोर्टेंट बात बताई आज। थैंक यू सर। हाँ, तो अगर आप इस समय केंद्रीय कारागार में जाएंगे तो सबसे पहले अंदर जब घुसेंगे वरिष्ठ अधिकारी कमरे के आगे, तो सबसे ऊंचा दौर आपको मिलेगा मनमथनाथ गुप्त के नाम पे, सर उसके बाद यमन राय के नाम पे, उसके बाद चंद सिंह गढ़वाली, शेखर पाठक को हमने सारा दिखाया गए थे वहाँ, चंद सिंह गढ़वाली के नाम पे है, प्रताप सिंह बारहट के नाम पे, यशपाल का विवाह उसी जेल में हुआ था। लेकिन इन सब काम मैंने ऐसा आगरा सेंट्रल जेल में भी करा दिया जो नई बनी है, थैंक यू। और नैनी सेंट्रल जेल में 15 क्रांति के नाम विवरण दिया है कहाँ कहाँ क्या बनेगा, लेकिन बार बार नहीं जा पाए, वो चीज़ें भी वहीं की वहीं रखी हुई हैं। लेकिन इस काम के लिए कई बार बड़ा अपमानित भी होना पड़ा, हमारे लगाए हुए पत्थर तक उखाड़ के फेंक दिए गए। ओहो। तो आज़ाद हिंदुस्तान में ये सब, लेकिन एक धुन है कि जिनके लोग नाम भूल गए उनके ये लिए कुछ कर पुस्तक सकते। है, ये पुस्तक बाहर है और बहुत कुछ अभी छूटा हुआ है, तो वो सब जानने के लिए आप ये पुस्तक ज़रूर खरीदें और इस पुस्तक को पढ़ें, और जहाँ जहाँ जितनी जितनी दूर तक हो आप पहुँचा सकते हैं। मैं इसके शीर्षक पर बात करना चाहती हूँ, विदाई दे माँ। दरअसल एक बंगला फिल्म है, खुदीराम बोस के लिए उसमें कथा है उनकी, उनके लिए गाना लिखा गया है बंगला में, और लता मंगेशकर ने वो गाना बहुत अद्भुत गाया है। मैं उसे कितनी ही बार सुन सकता हूँ। उसके प्रारंभिक शब्द हैं, विदाई दे माँ घुरे आसी, हंसते हंसते चढ़ो फांसी। खुदीराम इतने लोकप्रिय, बहुत जनप्रिय शहीद हुआ है, बहुत कम उम्र में शहीद हुआ था, कि आज तो युवाओं के और वो सब बदल गई हैं, रुचियाँ बदल गई, शौक बदल गए। खुदीराम अपनी फांसी की बात इतना लोकप्रिय हुआ है कि जिस समय उसकी भस्म जला है, चिता ठंडी हुई है, तो उसकी भस्मी को लोग लूट मच गई थी, माताओं ने उठा ली थी कि हम इसके ताबीज़ बना के अपने बच्चों को पहनाएंगे। क्या समय था, ताकि हमारे बच्चे भी, बेटे भी खुदीराम बोस जैसे बन सकें। दूसरी बात है कि वहाँ एक चलन था, अब तो सारा बदल गया। बंगाल आप जाएँ, कलकत्ता है तो 20 साल पहले का वो ख़त्म हो गया। बोर्ड भी सब अंग्रेजी में दिखाई देंगे, पहनावा सब बदल गया है। एक समय युवकों के लिए, पुरुषों के लिए बुनकर वहाँ के जुलाहे जो हैं बंगाल के, धोती बुना करते थे, उसकी चौड़ी किनारे वाली धोती हुआ करती थी, उस पर खुदीराम बोस लिखा जाता था, क्या कढ़ाया जाता था। ये दौर था। तो ये विदाई दे माँ वहाँ से लिया है हमने शीर्षक, उस गाने से, बंगला का है। हिंदी में विदा लिखा जाएगा तो ओआ लिखा जाएगा, लेकिन बंगला में लिखा जाएगा तो बा लिखा जाएगा। और माँ शब्द जब लिखा जाएगा बंगला में तो माँ के ऊपर बिंदी नहीं लगेगी, जबकि हिंदी में माँ के ऊपर बिंदी लगाई जाती है। तो मैंने प्रकाशक से कह दिया था कि किताब का नाम हम यही रखना चाहते हैं, इसमें कोई तब्दीली। इसका कवर, इसका शीर्षक बहुत कुछ हमसे कहता है। जब हम सिर्फ इसी को ही ध्यान से जब देखते हैं तो पता नहीं क्या क्या जो है ना भीतर चित्र उभरने लगते हैं। आप में से यदि सवाल। जी मैं अतुल शर्मा हूँ। मेरे पिताजी श्री राम शर्मा प्रेम स्वाधीनता सेनानी रहे हैं। आपसे फ़ोन पर बातचीत भी होती रहती है। वीरेंद्र पांडे जी के बारे में आप बातचीत कर रहे थे, तो यहाँ पर एक मतलब तो पाठक रहे हैं आपके, इस वजह से कि पिताजी भी स्वाधीनता सेनानी की बात करते थे और आप तो पूरा, आप जिसे इतिहास नहीं है कह रहे हैं वही इतिहास है, अलिखित इतिहास। कुछ चीज़ें मुझे भेजी भी थी। हाँ, मैंने कुछ भी भेजा था। तो मैं जानना ही चाह रहा था कि एक खड़क बहादुर सिंह बिष्ट हैं जी, उनके विषय में अभी शायद उतनी तरह से नहीं आ पाया है। मैं उसकी कुछ सामग्री आपको देना चाहूँगा। और वो डांडी यात्रा में भी शामिल रहे हैं, और यहाँ जो नमक कानून तोड़ा गया था, यहाँ नून नदी है जी जी, खरा खेत में, वहाँ उन लोगों ने नमक बनाया, उसको लेके वो डांडी यात्रा में गए, गोरखा थे। तो इस विषय में भी मैं सिर्फ ये बात करने के लिए कि मैं भी यहाँ हूँ। हाँ, नहीं, तो बहुत अच्छा बात धन्यवाद। तुरंत हमें याद आ गई है क्या कि दरअसल एक बात और कह दें जी। कि हम लिखना जब शुरू करते हैं थोड़ी पहचान बन लेती तो हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हो जाते हैं। उससे पहले जरूरी है कि क्षेत्रीय और आंचलिक हों। हम हरिद्वार स्टेशन पर उतरे, हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर उतरे
तो शंकर जी की एक अनगढ़ सी, भौणी शब्द इस्तेमाल करें तो कुछ लोग जो धार्मिक प्रवेद वो कहेंगे, बड़े हमने डॉक्टर सुभाष जी हमारे साथ आए हैं, चर्चा भी की कितनी वैसी प्रतिमा लगा रही है तो थोड़ा कला पक्ष उसका होना चाहिए। फिर आगे और कुछ धार्मिक वो बने हुए थे। इस रेलवे स्टेशन पर हरिद्वार में जिस व्यक्ति ने, जिस नौजवान आयुर्वेदिक कॉलेज हरिद्वार के जिसने तिरंगा फहराया था और उसे गोली लगी थी, उसका नाम था जगदीश वत्स। उसकी प्रतिमा आयुर्वेदिक कॉलेज में लगी हुई है। लेकिन कितने लोग ये जानते हैं, हरिद्वार का जो इतिहास जानना चाहते हैं कि जगदीश वत्स भी कोई अद्भुत शहीद था, अद्भुत शहीद था। नेहरू ने गुलामी के समय जगदीश वत्स के परिवार खजूरी पास में है, कहीं हरिद्वार में तो नहीं है, दूसरे जिले में उधर बिजनौर साइड में, एक ट्रॉफी प्रदान की थी उसके परिवार। तो ये नेहरू और क्रांतिकारियों के अंतर संबंधों, उनकी सोच की जो बात हमने बताई है, वहाँ पर ये बात भी निकल के सामने आती है। आपने बहुत अच्छा याद दिलाया और जो चीज़ें आपने भेजी थी वो भी हमारे जहन में है, लेकिन काम करने वाले अकेले हैं, नए लोग निकल के नहीं आ रहे हैं इस विषय में। तो जैसे भारत का शहीदों ने था देखा सपना, कि जैसे भारत का शहीदों ने था देखा सपना, ये जो भारत है ये उस ख्वाब की ताबीर नहीं, कि ये जो भारत है ये उस ख्वाब की ताबीर नहीं। तो आइए हम सब मिल कर के उस जज्बे को कायम रखें और उस भारत को बनाने का जो है उस दिशा में आगे बढ़ें जो सपना हमारे शहीदों ने देखा था, और इस किताब को दूर दूर तक पहुंचाएं और इसको पढ़ें और इसकी भावनाओं को। हमारी बहुत खुशी की बात है कि बच्चे, इस नई पीढ़ी के बच्चे यहाँ बैठे हैं और उनको इतना नहीं मालूम होता है जितना आजकल जो है वो व्हाट्सएप के ज़रिए और वो सब फैलाया जाता है, बस उतना ही ज्ञान होता है। तो ये किताब ज़रूर पढ़ें, मेरा सबसे आप सबसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। एक सूचना देना चाहूँगा कि मेरी अगली किताब क्रांति का स्त्री स्वर जो पूरी हो गई, केवल एक बीना दास क्रांतिकारिणी थी, ऋषिकेश में आके मरी हैं। 3 दिन उनकी लाश पड़ी रही, यहाँ किसी ने पहचाना नहीं, लाश फूल गई थी। बाद में उनके हाथ पर जो लिखा हुआ था, मैंने बीना दास को देखा है बंगाल में, सुना है, चेहरा याद है, बंगला में बोली थी कार्यक्रम में, कुछ भी समझ नहीं आया उन्होंने क्या बोला है। तो बीना दास वाला चैप्टर नहीं तो 6 महीने पहले किताब पूरी हो जाती। केवल सूचना है देनी, क्रांति का स्त्री स्वर में न केवल माँओं पे, माँओं की और कथा उसमें जोड़ी हैं, बहनों पे भी लिखा है, क्रांतिकारियों बहनों को और क्रांतिकारियों की पत्नियों पे भी लिखा है उसमें। वो किताब इससे भी ज़्यादा थोड़ी मार्मिक, संवेदनशील और जो वास्तविक पाठक हैं उन्हें और अधिक रुलाने वाली भी होगी। बिल्कुल, निश्चित रूप से ये संवेदनाएं जो हैं जो उस समय में थी वो आज भी हम सबके भीतर जीवित होनी चाहिए, तभी हम उस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।